आज हम पिछले व्याख्यान में हमने व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे एक नए विषय को सामने रखते हुए, वह है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था सामान्यतः हम जब शब्द आम जीवन में प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं व्यवस्था बहुत ख़राब है या व्यवस्था बहुत अच्छी है या व्यवस्था में ये सुधार होना चाहिए। कई बार हम इस शब्द का या इस वाक्य का भी प्रयोग करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में ये सुधार होना चाहिए, या तो ये सवाल उठता है कि राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम और अगर गहराई में जाएं तो सवाल ये उठेगा कि हम व्यवस्था किसे कहते हैं। पहले हमें परिभाषित करना होगा कि व्यवस्था किसे कहा जाता है या व्यवस्था किसे कहेंगे, और दूसरा राजनीतिक व्यवस्था किसे कहा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले हमें एक मूल तत्व को समझना चाहिए। आपने 10th या 12th तक के जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान, उसमें एक शब्द का बहुत प्रयोग आता है और हम लोग उसे सामान्यतः प्रयोग करते हैं राज्य शब्द का, कि राज्य एक मूल या राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीय संगठन है। हम बताते भी हैं कि राज्य की 4 आधारभूत तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग और सरकार और संप्रभुता। और हम ये मानते हैं कि ये चारों तत्व जब सम्मिलित होते हैं तभी राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग यानी जनसंख्या राज्य की, और जनसंख्या में भी मानव जनसंख्या होनी चाहिए तभी वो राज्य कहलाएगा। किसी निर्जन टापू या निर्जन जगह को हम राज्य नहीं कह सकते जब तक उसमें जनता का वास या जनसंख्या न हो। क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल या भूभाग होना चाहिए राज्य के साथ। बिना भूभाग के किसी भी राज्य को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी उसका एक निश्चित और सीमांकित क्षेत्रफल होना आवश्यक है। तीसरा है सरकार। हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है, तो राज्य के साथ सरकार होना बहुत ज़रूरी है जो उसकी अमूर्त इच्छाओं को मूर्त रूप प्रदान करती है। वो सरकार कैसी भी हो सकती है, वो लोकतांत्रिक हो सकती है, वो तानाशाही वाली हो सकती है, वो अधिनायकवादी हो सकती है, वो कुलीन तंत्रात्मक हो सकती है। तो राज्य की सरकारें अलग अलग उसके स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन हर राज्य के साथ एक सरकार होनी ज़रूरी है जो उस राज्य या उस राज्य में रहने वाले समाज या जनसंख्या के लिए नियम कानून कायदे बनाती है। और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता जो चौथा तत्व है वो ये है कि कोई भी राज्य आंतरिक और बाह्य आक्रमण या आंतरिक या बाह्य क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र से अलग हो। वह आंतरिक रूप में सर्वोच्च शक्ति हो तथा बाहरी रूप में किसी विदेशी या शक्ति के अधीन ना हो, तो हम संप्रभुता को उस तत्व के रूप में देते हैं। और जनसंख्या, भूभाग, क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, और इस संप्रभुता का प्रयोग सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो ये 4 तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। अब इस पर मतभेद हो सकता है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। पुराने विद्वानों ने इस बात का अध्ययन किया है, जैसे अरस्तु और प्लेटो राज्य की एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताते हैं। अब आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये बड़ा ही व्यवहारिक सा आंकड़ा है कि 5000 आजकल की जो जनसंख्या राज्यों की लाखों करोड़ों में होती है। तो शायद दुनिया में 1-2 ही राज्य हैं, सेंट मोनाको जैसे छोटे छोटे, जहाँ की जनसंख्या इतनी 8000-9000 है। बाकी 5000 की जनसंख्या अब कोई व्यवहार्य रूप नहीं रखती है। जनसंख्या का जो एक निश्चित जो जनसंख्या है वो अब कराए एक मापदंड के रूप में, क्योंकि अब राज्य राष्ट्र राज्य है जिनका आकार बड़ा है, तो 5040 की जो जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो अब
व्यवहार संगत नहीं है। दूसरा, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए किसी भी राज्य के साथ। तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ जैसा बड़ा देश भी मौजूद है राज्य, और छोटे छोटे वेटिकन सिटी जैसे भी क्षेत्रफल आकार में क्षेत्रफल में छोटे राज्य मौजूद हैं। तो सिंगापुर जैसा राज्य, कतर जैसे राज्य भी जिनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, तो क्या कोई आदर्श क्षेत्रफल हो सकता है किसी आदर्श राज्य के लिए? तो इसका जवाब भी ना है कि कोई आदर्श क्षेत्रफल का दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में नहीं माना जा सकता। राज्यों की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार क्षेत्रफल उनका बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकता है। हम अमेरिका, रूस, भारत जैसे, चीन जैसे बड़े देशों को भी देखते हैं, राज्यों को भी देखते हैं, और वेटिकन सिटी, कतर, सिंगापुर जैसे छोटे छोटे राज्यों को भी देखते हैं। तो क्षेत्रफल, कोई निश्चित क्षेत्रफल हो, ये कोई अब विवाद का प्रश्न नहीं रहा है। तीसरा है सरकार के स्वरूप के बारे में भी। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, कोई कुलीन तंत्रात्मक हो सकती है, कहीं किसी राज्य में लोकतंत्र हो सकता है, किसी राज्य में अधिनायक तंत्र हो सकता है, किसी राज्य में राजतंत्र हो सकता है। अब आदर्श स्वरूप की बात की जाए कि कौन सा राज्य आदर्श होगा, तो आधुनिक युग में जब हम जिस युग में जी रहे हैं, हम कहते हैं ये लोकतंत्र का युग है, तो ये माननी चाहिए कि लोकतंत्र को हम ये मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। तो हम यही कहते हैं कि भाई लोकतंत्र शासन की सबसे बेहतर पद्धति है, क्योंकि इसमें जनता को सक्रिय रूप में भाग लेने का अवसर मिलता है, और इस तरह उसका राजनीतिक शिक्षण भी होता है, और उसकी सक्रिय भूमिका भी निश्चित होती है, और शासन की शक्तियों पर नियंत्रण भी रहता है। तो सरकार के स्वरूप के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र को हम आज के युग में सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में चिन्हित करते हैं। फिर संप्रभुता का मुद्दा आता है। ये आज के युग में बड़ा ही कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद प्रश्न बन के कि संप्रभुता का जो मूल धारणा है ये है कि राज्य आंतरिक और बाह्य दबाव या उससे मुक्त रहे। तो राज्य आंतरिक रूप में तो सर्वोच्च संस्था है, ये राज्य द्वारा संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु बाहरी रूप में कई ऐसे तत्व आधुनिक युग में हो गए हैं जो राज्य की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राज्य उस ढंग से स्वतंत्र नहीं रह गए, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से हम संप्रभुता को अभी भी राज्य का ही तत्व मानते हैं, और हम संप्रभु राज्य उसे ही मानते हैं जो आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। परंतु व्यवहारिक रूप से कई तत्व ऐसे होते हैं जो संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, यूएनओ का चार्टर है, मानवाधिकारों का चार्टर है, पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध है कोई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राज्य पर संप्रभुता का पर उस रूप में विशुद्ध रूप से कार्यरत नहीं होने देते संप्रभुता के सिद्धांत का, जिस रूप में हम परंपरागत राजनीति विज्ञान को मानते थे कि राज्य संप्रभु हो सकता है। क्योंकि आज के राज्य में हम मानते हुए संप्रभुता की जो शक्ति है आंतरिक और बाहरी रूप में, राज्य किसी भी नियंत्रण से मुक्त है, राज्य अपने अनुसार युद्ध या आक्रमण कर सकता है। तो आज के युग में हम जानते हैं कि कोई भी राज्य व्यवहारिक रूप से इतना सक्षम नहीं माना जा सकता कि वह जो मन मर्जी चाहे किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता है। यद्यपि वो शक्ति उसमें निहित है, परंतु हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, यूएनओ का चार्टर, ह्यूमन राइट्स का चार्टर, ये सब खुद यूएनओ जैसी संस्थाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इतना प्रतिबंधित कर देती हैं राज्य के व्यवहार को कि संप्रभुता का उस रूप में शुद्धता रूप से पालन कर पाना संभव नहीं है। तो संप्रभुता पर कोई सैद्धांतिक रोक नहीं होती है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से राज्य बिल्कुल निरंकुश होकर व्यवहार नहीं कर सकता। राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह ये चार तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं, और राज्य का स्वरूप भी
समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहा है। कोई एक ऐसी संगत इकाई नहीं थी जिसका जो बिल्कुल अपरिवर्तनीय रही हो। हम यूनान के आज के 2500 साल पहले जाएं तो हमें पता लगेगा कि उस ज़माने में राज्य जो थे वो नगर राज्य थे, यानी इतने बड़े राज्य जो एक नगर की सीमा तक ही सीमित थे। और आज के हम राज्यों के साथ जिसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, उनका आकार बड़े ज़्यादा व्यापक है। तो नगर राज्यों, भारत में भी अगर हम 16 महाजनपद हम पढ़ाते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं कि उनकी भी सीमा क्षेत्र एक दो शहरों से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उन्हें भी राज्य कहा गया। और आज के युग में जब राष्ट्र राज्यों का संकल्पना आई तो राज्यों का आकार और क्षेत्रफल आप उस दौर की तुलना में कई ज़्यादा व्यापक है, जनसंख्या कई ज़्यादा बड़ी है। तो राज्य हमेशा एक जैसा बना रहा हो, राजनीति विज्ञान का इतिहास खुद इस चीज़ को नकारता है। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं, नगर राज्य, फिर साम्राज्यवादी राज्य, और फिर अंत औपनिवेशिक राज्य, और फिर अंत में राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। तो इस तरह राज्यों का एक इतिहास रहा है। राज्य एक ऐसी संस्था रही है जो समय और परिस्थिति के अनुसार उसके अलग अलग स्वरूप निकल के सामने आए। परंपरागत दृष्टिकोण में हम राज्य का ही अध्ययन करते थे, लेकिन अब राज्य में 4 तत्वों का अध्ययन करने मात्र से ही किसी भी देश की राज्य की राजनीतिक प्रणाली की हम समझ नहीं बना सकते। जैसे हम मान लें कि राज्य के 4 तत्वों का अगर हम अध्ययन कर लें कि जनसंख्या, भूभाग, क्षेत्रफल और संप्रभुता, जनसंख्या, क्षेत्रफल, संप्रभुता, सरकार, इन चारों का ही अध्ययन कर लें और ये मान लें कि हम राज्य के बारे में पूरी समझ रखते हैं, तो हम गलती पर होंगे। आज के युग में हम राजनीतिक प्रक्रिया का भी अध्ययन करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति वैज्ञानिकों को ये बात लगी कि राज्य की जगह एक नया शब्द आना चाहिए। और क्योंकि राज्य अपने आप में कोई समझ ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा था राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए, इसलिए एक नया शब्द आया जिसे हम कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से राज्य जैसी संस्था को समझने का प्रयास किया गया। तो पहले जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करते थे और आज हम राजनीतिक व्यवस्था जैसे ज़्यादा सटीक और बोधगम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या है, आगामी अध्ययन में हम इस बात को पढ़ेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है और राजनीतिक व्यवस्था किस ढंग से काम करती है।